मजबूत एविडेंस है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए एक सीक्रेट क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट को एक्सपोज किया, उसको जारी किया, बल्कि उसके बाद में उसको चोरी करके अपनी प्राइवेट कस्टडी में भी रखा। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, इसमें पूरी तरह से वो पार्ट एंड पार्सल अब कानून की गिरफ्त में ये आ चुके हैं। इनका बचना मुश्किल है। जब गिरफ्तारी भी मतलूब होगी और कस्टडी में भी लिया जाएगा, पूछताछ भी की जाएगी। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। साइफर बयानिया डिसाइफर हो चुका है और इससे एक ही बात जो है वो पता चल रही है। इससे ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो ख़ारजी ताल्लुकात हैं और जो साथ ही साथ जो इस वक्त मुल्क की जो दाखिली हालात हैं उसको एक जमात ने किस तरह जो है वो अपने मफाद के लिए जो है वो इस्तेमाल किया। इस वक्त ये बहुत वाज़े हो गया है ये किस तरह जो है वो चीज़ें हो रही हैं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का चेयरमैन PTI के खिलाफ पहले साइफर और अब नैब के रूबरू पेश होकर तहकीकात का हिस्सा बनना इस बात का गमाज़ है कि इलेक्शन से पहले चेयरमैन PTI के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसी वजह से ये सवाल भी उठ रहा है कि आया ये सब एक इत्तफाक है या बाय डिज़ाइन हो रहा है कि एन इंतखाबात से पहले PTI चेयरमैन के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। घेरा तंग हो सकता है। क्या इसका इंतखाबात पर कोई बराह रास्त असर पड़ेगा? मुल्क की सियासत में सुलझाव कम और उलझाव ज़्यादा पाया जाता है और ऐसे में मुल्क आम इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है। निगरान सेटअप जितने भी रोज़ के लिए आएगा, इलेक्शन कमीशन भी तैयार है। अलबत्ता इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होते नज़र नहीं आ रहे। क्या PMLN के कायद नवाज शरीफ की वापसी इंतखाबात से पहले हो जाएगी या नहीं? ये सब बातें रखेंगे अपने मेहमान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अब तक मुस्लिम लीग नून के मगर किसी ओहदे के बिना सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब के सामने। शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम। ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। अब भाई साहब, ये पूरा हफ्ता जो है वो 164 का बयान, 161 का बयान, दिस होल वीक वाज रिवॉल्विंग अराउंड ये सारी चीज़ें बस इसी पे जो है वो रिवॉल्व कर रही थी पूरा हफ्ता। आपने जिस तरह जो सियासत का उतार चढ़ाव देखा है, जिस तरह इस मुल्क में चीज़ें देखी हैं, वुड इट बी सेफ टू से कि हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ? ये कुछ डार साहब का जो 164 है उसकी याद दिलाता है आपको? मैं वो एक आमिर का दौर था, आज जमहूरियत है। और फ़र्क ये है कि आज एक स्पेसिफिक इशू पर जो प्राइवेट जो PSPM से उन्होंने बयान दिया है, इस बयान की क्या हैसियत है ये अदालत ही फैसला करेगी, क्योंकि उनको गवाह के तौर पर पेश होना पड़ेगा। ये बयान अज खुद कोई सबूत इसकी हैसियत नहीं रखता। 164 का बयान है, मजिस्ट्रेट के सामने है, लेकिन ये आप जो बयान करने वाला है वो बतौर शाहिद पेश होगा जब भी ट्रायल हुआ अदालत के सामने, फिर इसकी कानूनी हैसियत बनेगी। ये मैं इस मामले की कानूनी बात से हट कर मैं ये कहूँगा कि आप ये देखें कि इस मुल्क में जिसमें इतने मसाइल थे, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म क्या काम कर रहा था, उसकी सोच क्या थी। मैं तो परेशान उस बात से हूँ कि एक आदमी इस खारजा ताल्लुकात को दाव लगा पर अपनी सियासत बनाने की कोशिश कर रहा था। ये बात पहले भी आपके सामने आई है। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि जहाँ पर जिस मुल्क के मसाइल इतने हों, उसको उस मुल्क को चलाने वाला, उस मुल्क की जिम्मेदारी जिस शख्स को अवाम ने दी है, जिसने भी दी, वो इन कामों में मुलव्वस था। ये बदनसीबी है हम सब की। अच्छा, लेकिन बिल्कुल ये है कि अपने जो मखसूस सियासी अज़ाइम हैं, जो उनको आप उसको हासिल करने के लिए आप फॉरेन पॉलिसी है, आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसको सबको जो है वो आप दाव पे लगा रहे हैं, मुल्क को दाव पे लगा रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि एक टॉप ब्यूरोक्रेट जो कि अपोनेंट, जो आपके सियासी अपोनेंट हैं, उनके बहुत करीब हैं, 1 महीना पहले वो साहब गायब हो जाते हैं। उनकी फैमिली जाके उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाती है। 1 महीने के बाद वो वापस रूनुमा होते हैं। उसके बाद वो जाके 164, 161 का बयान देते हैं, फिर जाते हैं थाने में अपनी रिपोर्ट जो है वो वापस लेते हैं मिसिंग पर्सनस वाली। ये कुछ आपको सब नॉर्मल लग रहा है? वैसे पाकिस्तान में अक्सर चीज़ें नॉर्मल नहीं होती। ये भी उसी तारीख का हिस्सा बन जाएगा
ये बात वही जानते हैं कि वो कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे, अगर कोई ले गया तो कौन ले गया, क्यों ले गया। ये बदनसीबी है हमारी कि यहाँ हमारे हर काम में इबाहम ही होता है। इस बात में कोई शुबा नहीं है कि उस दफ्तर में, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में बेपनाह करप्शन थी, बेपनाह साजिशें थीं, मुल्क के ख़िलाफ़ मामलात थे, इस किस्म के बातें वहाँ पर की जाती थीं। अभी मैं सिर्फ आप ये बात ये कर रहा हूँ, उससे बड़ा दफ्तर मुल्क के निज़ाम में नहीं है। अगर वहाँ पर बैठकर लोग ये बात कर रहे हैं कि किस तरह हमने मुल्क के अवाम को धोखा देना है, एक साजिश तैयार करनी है, आपके ताल्लुकात दूसरे ममालिक से उनको ख़राब करना है, मुल्क के इदारों को ख़राब करना है, ये बातें जब वहाँ पर हो रही हों तो फिर आप क्या समझते हैं कि मुल्क कहाँ पर जाएगा। मुझे तशवीश उस बात की है। बाकी जो उन्होंने किया है, कानून तोड़ा है, वो भुगत लेंगे उसको। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये जो पूछ रही हूँ कि वो तो खुद ही बताएंगे, ये कह रहे हैं जी मैं पेशावर में किसी अपने करीबी के पास था, क्या जो भी उनका है। और इससे पहले आपके मतलब राना सनाउल्लाह साहब ही कह चुके थे, क्या पता वो कहीं से आ जाएं और वो पता चले कि किसी के पास वो खुद कहीं गए हुए थे। तो ये बातें मतलब लगता है पुरानी स्क्रिप्ट जो है वो दोबारा रिपीट हो रही है। देखिए, जो भी स्क्रिप्ट है, अगर आप कानून के दायरे के अंदर नहीं रहेंगे उसके नुकसानात ही होंगे। और ये तारीख सबक देती है कि जब भी आप कानून के दायरे से बाहर जाएंगे किसी नेक मकसद के लिए भी, तो मामलात ख़राब हो जाते हैं। बहुत पुरानी डिबेट है कि डू दी एंड जस्टिफाई द मीन्स। ये बड़ी मुश्किल काम है। इस पर हम सारा दिन बहस करते रहें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आजकल जो दुनिया की बड़ी जमहूरियत है, उनके अंदर भी ये सब बातें होती हैं। हमारी तो एक जमहूरियत अभी पनपने नहीं पाई। This is part and parcel of our system then. मैं पार्ट एंड पार्सल बन गया है, होना नहीं चाहिए। ये बात भी दुरुस्त है। तो इसको अगर ये महसूस ही कर लें कि ये बात ठीक नहीं है तो कम से कम वही इब्तिदा होगी। अच्छा भाई साहब, बिकॉज फाइनली आज़म साहब लगता ही है कि सीन द लाइट, और आज वो नैब दफ्तर में भी जो है वो पेश हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि जो 190 मिलियन पाउंड वाला इशू है उसमें वो जो है वो पेश हो रहे हैं। अब इसको ऑब्वियसली लिंक किया जा रहा है जो कुछ हफ्ते पहले नैब लॉ में जो है जो तरमीम जो है वो ओवरनाइट की गई और प्रेसिडेंट के जो गैर मौजूदगी थी उसमें फ़ौरन सेनेट चेयरमैन से जो है वो उसका असेंट लिया गया सारा, जिसमें कैटेगोरिकली वादा माफ गवाह को इंक्लूड किया गया। तो आप समझते हैं इसका कोई लिंकेज आपको कुछ नज़र आता है या इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं? उस कानून से कोई इतना बड़ा असर इस बात पर नहीं होता। कम से कम जो मैंने कानून देखा है, वादा माफ गवाह अगर बन जाते हैं, वादा माफ गवाह पहले भी मौजूद है, कानून में मौजूद है। नहीं, लेकिन जो नैब की लॉ में से आप लोगों ने तो निकाल दिए थे ना, उसमें काफ़ी सारी चेंजेस जो हैं, ओनस भी जो है दोबारा कर दिया। वो हाँ, वो कुछ चीजें वापस आई हैं। हाँ। लेकिन जो साबका हुकूमत जो एवरी टाइम आई हैव स्पोकन टू यू इन द लास्ट 4-5 years आप कहते थे गलत है कानून, इसमें नहीं, मैं तो आज भी कह रहा हूँ खत्म करें उसको ना। तो क्यों आई? लेकिन मैं तो हुकूमत नहीं चला रहा ना। नहीं, लेकिन जो हुकूमत चला रहे हैं, जो नैब के नए चेयरमैन आए हैं, उन्होंने मुनासिब समझा कि मेरे पास कुछ थोड़े ज्यादा इख्तियारात होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि नैब का कानून ही गलत है। असेंट जो है वो तो संजरानी साहब ने दिया ना, मतलब असेंट जो है वो तो पॉलिटिकल असेंट जो है वो आया, तभी आगे चीज़ें चली ना, और रात के अंधेरे में जो है वो आया। नहीं, रात के अंधेरे में ही कानून, रात का अंधेरा और दिन का वक्त तो असेंट सदर ही देता है। मतलब उसमें ये था कि इतनी क्या इसमें जो है वो जल्दी थी कि सुबह का इंतजार नहीं किया था, रात का जो है वो जल्दी मुझे नहीं पता क्या जल्दी थी। जल्दी यही होती है कि मुल्क का सदर जो अपना काम करता नहीं है। तो आज मुल्क का सदर एक फरीक बन गया। जब मुल्क का सदर फरीक बन जाए तो आने से पहले जरा चेंजेस, फिर आप रास्ते ढूंढते हैं कि उसकी गैर मौजूदगी से फायदा उठा लिया जाए, यही होता है। बट मुझे बताएं, नैब लॉ ये बातें दुरुस्त नहीं है। ना जो सदर साहब कर रहे हैं वो दुरुस्त है, ना जो हम कर रहे हैं वो दुरुस्त है। ये आप अंडरमाइन करते हैं मुल्क की सियासत को, मुल्क की सियासत की मोरालिटी को। गैर कानूनी ये नहीं है, लेकिन ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। तो सदर साहब भी जो कर रहे हैं, अब मजबूर होती है हुकूमत भी, उसमें भी काम चलाना है। लेकिन जो नैब के लॉ में जो चेंजेस अभी दोबारा किए हैं आपने, अगेन मैं वही बात करूंगी कि मेरी आपसे जब बात हुई आपने कहा कि गलत है और इसको तो ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें जो आपने ठीक की तरफ, सुधार की तरफ लेके गए थे, वो दोबारा जो है उनको वापसी। वो कोई सुधार नहीं था, वो उसको एक कानून में थोड़ी सी तरमीम की गई थी। मैं बिल्कुल इन तरमीम के हक में नहीं हूँ। आप इस ख़त्म करें तो फिर वो इसको फिर वही समझा जाए जो आप पे, जैसे ही क्योंकि आप आए और आपने इसमें चेंजेस आके की, तो इल्ज़ाम लगा कि ये पर्सन स्पेसिफिक है और अपने लिए आपने ये चीज़ें की हैं, तो फिर वो सही था। कौन सा पर्सन स्पेसिफिक है उसमें? वो कानून ही गलत है।
उसके तहत जो केस बने वही गलत है। ख़त्म फिर क्यों नहीं करते? क्योंकि करना चाहिए। मैं तो आज भी कहता हूँ इस हुकूमत का सबसे बड़ा तोहफा इन 15 महीनों का सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होगी अगर ये नैब को ख़त्म कर दें। क्यों नहीं कर रहे? अब ये है देखिए, मैं क्यों नहीं का जवाब मेरे पास नहीं है सर, लेकिन मुझसे तो ज़्यादा आप जो है वो those at the helm of affairs उनके साथ मिलते हैं, you rub shoulders with them, you know, and of course your party it's your party at the end of the day. तो मतलब क्या ये सोच कहीं पाई जाती है कि क्योंकि कल हमने भुगता है नैब को तो ठीक है आज ये भी भुगते बैठ के? यही सोच होगी, लेकिन ये सोच दुरुस्त नहीं है। मैं सोच का हामी नहीं हूँ। जो काला कानून है वो काला कानून है, उसको ख़त्म करें। हम सब ने भुगता है। मैंने 13 साल नैब की अदालतों में गुजारे हैं। अभी भी बाकियों के केसेस आज भी 2 केस जी चल रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं तो आज भी कहता हूँ मेरे केस खत्म ना करें, चलाएं इनको। वैसे क्यों आपके केस खत्म क्यों नहीं हो रहे, बाकियों के धड़ाधड़ खत्म हो रहे हैं? मैंने पिटीशन ही दायर नहीं की। मैंने किसी केस में पिटीशन दायर नहीं की कि मैं इन तरामीम का फ़ायदा उठाऊंगा मेरा केस ख़त्म करें। मेरा वकील बार बार जज को कहता है कि आप केस चलाएं। 4 साल होने लगे हैं, आपने केस नहीं चलाया। आई बिलीव पिछले जून से जो है वो कोई उसके बाद हियरिंग शायद हुई नहीं है, कुछ इस तरह का शायद कुछ चल रहा है। देखिए भाई, अगर आपका सबूत है आप केस क्यों नहीं चलाते? 4 साल, आखिर 4 साल को थोड़ा अर्सा तो नहीं होता ना। आप केस चलाएं, ख़त्म करें मामले को, बताएं कि लोगों को क्या गुनाह हुए या क्या जुर्म हुआ है। अगर हमें कुछ किया सज़ा देनी है तो घर जाएं, हम भी आप भी घर जाएं, हम भी घर जाएं। 4 साल तक तमाशा लगा हुआ। अगली दफ़ा के लिए काम आएंगे ना जब इस्तेमाल करने होंगे। तो कभी काम नहीं आए। मुल्क का काम तो ख़राब ही हुआ ना। इन मामलात से मुल्क के मामलात ख़राब होते हैं, ये आप यकीन कर लें। आज कोई अफसर काम नहीं करता। वज़ीर साहब जो मर्जी कहते रहे, कोई अफसर समरी नहीं बनाएगा। उसमें एक भी छोटा सा नज़र आए कि यहाँ पर ये करने से कल मुझे नैब पकड़ लेगी, वो नहीं करेगा। आप जो मर्जी करते रहे। पिछली हुकूमत के साथ भी ये हो, इस हुकूमत के साथ भी यही हो रहा है। वैसे अच्छा, अरब, हाँ, सैकड़ों खरबों रुपए का नुकसान हुआ है फैसले ना करने से। वो नुकसान नजर नहीं आता। तो जब अफसर फैसला करना छोड़ दें, जब काबीना घबराए, जब काबीना की कमेटियां घबराएं फैसलों से, फिर मुल्क नहीं चलते। अच्छा, कमिंग बैक टू आज़म साहब, क्या आपको लगता है कि जो ये 190 मिलियन पाउंड वाला नैब का केस है, इसमें वो वादा माफ गवाह बन सकते हैं? इसमें वादा माफ गवाह की ज़रूरत नहीं है। जो रिकॉर्ड है काबीना की मीटिंग का वही काफ़ी है। आप बाकी सब बातें छोड़ दें, क्या हुआ कैसे हुआ। किसी को इख्तियार नहीं है कि वो पाकिस्तान के नाम पे एग्रीमेंट दूसरे मुल्क से साइन करे बग़ैर काबीना की अप्रूवल के। आप एक कॉमा की तब्दीली नहीं कर सकते। यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया गया काबीना की मंजूरी के बगैर। नहीं, लेकिन काबीना तो ये कहती है ना, हमने तो रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल किया गया, हमने सबने साइन किए, हमने पढ़ा नहीं, तो फिर ये कसूर तो उनका है, कैबिनेट मेंबर्स का है। वो कोशिश हुई साइन करने के बाद, पैसे कुछ मंगवाने के बाद, वो उसको एग्रीमेंट साइन जो किया गया यूके की एनसीए के साथ, साइन करके आपने काबीना से अप्रूवल लेने की कोशिश, आप वो कर नहीं सकते। रेट्रोस्पेक्टिव अप्रूवल नहीं है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर हमने एक दफ़ा एक लफ्ज़ चेंज हुआ था एग्रीमेंट के अंदर, हम फिर पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ा था। वो MOU था, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। उसमें भी तब्दीली अगर करनी हो, काबीना की अप्रूवल फिर से लेनी पड़ती है। अगर इतने स्ट्रॉन्ग केसेस जो हैं वो मौजूद हैं चेयरमैन PTI के खिलाफ, करप्शन जिस तरह आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो फिर इम्पेडिमेंट क्या है? 1 साल से तो आप लोगों की हुकूमत आई हुई है, शवाहिद भी अब आपके सामने हैं, फिर क्या रुकावट क्या है? मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास कोई इसका जवाब नहीं है। आपको परसू करना चाहिए था। जो पंजाब में करप्शन हुई है उसकी मिसाल नहीं है तो पाकिस्तान की तारीख में। जो बुज़दार साहब की हुकूमत थी, जो उसके बाद हुकूमत थी, उसकी यकीन करें मैंने हर हुकूमत 85 से देखी है। उस करप्शन का जो लेवल था, उस करप्शन का जो तरीका था, उसकी कोई मिसाल हमारी तारीख में नहीं है। वो सब घर बैठे हैं जो उसके बेनिफिशरी थे, सब आराम से बैठे। ये अफसोसनाक बात है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये नैब और ये जो नाम नहाद जो एहतसाब के इदारे हैं, ये करप्ट लोगों को बचाने के लिए और सियासतदानों को तोड़ने और मरोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनका कोई और मकसद नहीं है। मुझे बता दें कौन सा करप्ट आदमी नैब ने पकड़ा है, उसका नाम बता दें।
एक नाम बता दें। ये हमारी हालत है। जो हम एहतसाब के इदारे बनाते हैं, हमारे एहतसाब के इदारे आज मुल्क के करप्ट तरीन इदारे हैं, लेकिन हम सियासतदान फिर भी उनको बंद करने फिर भी दिल से लगाए बैठे हैं, दिल से लगाए बैठे रहेंगे, पूरी जिंदगी गुजारेंगे, दिल से लगाए बैठे रहेंगे। करप्ट तरीन इदारे हैं। फिर क्या सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बंद खत्म करें। नहीं मैं जब आप कहती हूँ तो मैं आपकी फ्रेटर्निटी की बात कर रही हूँ। आप बंद करने को तैयार नहीं है। वो इदारे जो हैं वो करप्शन उधर पनप रही है, वो करप्शन रोक नहीं पा रहे, तो फिर क्या सोल्यूशन क्या है इसका? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, नैब ने एक बात 25 साल में, 25वां साल है नैब का, ये एक बात साबित कर दी है कि इस मुल्क के तमाम सियासतदान पारसाएं और नेक हैं और बिल्कुल करप्ट नहीं है। तो फिर ये जो 25 साल में आप पकड़ नहीं सके ना। फिर ये जो हो रहा है, जो चेयरमैन पीटीआई का भी हो रहा है, ये फिर इसको एक और ड्राई क्लीनिंग सर्विस के तौर पे लिया जाए कि उसके बाद होगा जी? मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं तो आपको हकीकत जो माजी की वो बयान कर रहा हूँ। मैं तो यही कह सकता हूँ ना कि एक इदारा है जिसने आपके निज़ाम को खोखला कर दिया है, हुकूमत को मफलूज कर दिया है, जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है और वो खुद काबिल इत्तेसाब नहीं है। आप पूछे ना, मैंने ये कहा था आप एक कमीशन बनाएं, नैब का जो आखिरी 2 शिकें हैं उनको ख़त्म करें, जहाँ इम्यूनिटी दी गई है नैब के अफसरान को, और यहाँ पर कमीशन में सिर्फ ट्रूथ कमीशन बनाएं, किसी के खिलाफ कार्रवाई ना करें, लोगों को इजाज़त दें कि आके बताएं उनके साथ नैब में हुआ क्या है। मैं पहला गवाह हूँगा उस कमीशन में। मैं आज भी आज़म साहब को कहता हूँ ये कमीशन बनाएं कि नैब की जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं हम कमीशन बनाते हैं। पर इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। इंटरेस्टेड नहीं है तो इंटरेस्टेड फिर भुगतना पड़ेगा। उसमें इंटरेस्टेड पॉलिटिशियंस ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त ज़ेरे अताब जो है वो अपोनेंट आया है ना। ये अब नैब का शौक आप पूरा कर लें, चलाते रहें। मैं कह रहा हूँ एक कमीशन बना दें जो आकर जहाँ पर लोग ये अवाम के सामने रख सकें कि नैब ने उनके साथ किया क्या है। आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे, जो उस लोगों के साथ नैब के अंदर हुआ है। ये गवर्नेंस के फेलियर्स होते हैं, ये हुक्मरानों के फेलियर्स होते हैं जब ये बातें समझते नहीं हैं। लेकिन हुक्म इसका मतलब कि हम आपकी हुकूमत, आपकी पार्टी की हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत इस वक्त जो है फेल हो चुकी है। जो डिलीवर करना चाह रहे थे वो आप नहीं कर सक रहे। नहीं, मैं देखें डिलीवर क्या करना चाहते मुझे ये नहीं पता, लेकिन वो उसका जवाब वो देंगे। मैं जहाँ तक नैब का ताल्लुक है, इस मुल्क के एहतसाब के निज़ाम का ताल्लुक है, जो खराबी है उसको दूर करने में नाकाम रही है हुकूमत, ये मैं ज़रूर कहूँगा। चलें, एक छोटी सी ब्रेक का जो है वो कहा जा रहा है, ब्रेक एक छोटी सी लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो और बहुत चीज़ें हैं जो शायद खाकान अब्बास साहब के साथ डिस्कस करनी है। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इलेक्शंस की बात हो रही है, केयर टेकर सेटअप की बात हो रही है, लेकिन जहां नई मरदमशुमारी के जो तहत इलेक्शंस की बात आती है उस पर बड़ा जो है वो कॉन्वोल्यूटेड किस्म की जो है वो स्टेटमेंट्स आ रही हैं पीडीएम की लीडरशिप की जानिब से। क्या कहा करते थे एहसन इकबाल साहब पहले और क्या कहते हैं अब, ज़रा वो सुनवा देते हैं, फिर अब्बास साहब के पास जाऊँगी। 2018 के इलेक्शनों पर एक तनाज़ा खड़ा हुआ था। सूबा सिंध से खास तौर पे मरदमशुमारी को मुस्तरद किया गया था कि पाकिस्तान का जो आइन है वो ये कहता है कि इलेक्शन हल्का बंदी पर होता है मरदमशुमारी के जरिए। अब अगर आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन कराएंगे और बाकी मुल्क में नई मरदमशुमारी पे इलेक्शन होंगे तो इससे काफी पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने इसका हतमी फैसला करना है, लेकिन अगर हमने मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन कराने हैं तो फिर 2017 की हल्का बंदी पर ही इलेक्शन कराने होंगे। सूबों की दरख्वास्त पर हमें बार बार वक्त बढ़ाना पड़ा, जिससे अमलन अब मेरे नज़दीक मुमकिन नहीं है कि हम नई मरदमशुमारी के नताइज नए इलेक्शन के टाइम टेबल के मुताबिक उन्हें हतमी शक्ल दे सके। बस अब सिर्फ इसका मतलब कि इलेक्शंस उस वक्त जो है मार्च में पंजाब में और केपी में आपको सूट नहीं करते थे, इसलिए सीसीआई का भी जो है वो बताया जाता था, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो है ये फैसला किया गया है, इस पर सेल्फ लगी हुई है। तो अब जो है उस पर एक बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी जो इस वक्त स्टांस है वो नज़र आ रहा है। वो उस वक्त था, ये आज है।
और अपोजिशन में स्टांस और होता है, हुकूमत स्टांस और होता है। लेकिन ये हुकूमत देखिए, हुकूमत अपने हुकूमत की बात करती है, एक जो तरीकाकार होता है उसकी बात करती है, और ये हकीकत है कि आपको इलेक्शन जो है नई मर्दमशुमारी पे ही कराने चाहिए, ये बेहतर है जी। और देखिए इसकी खराबी जो है वो बड़ी पीछे जाती है। प्रोसीजर ये है या तरीक़ाकार जो है वजह वो ये है कि आपको अशरे के पहले साल में सेंसस कराना होता है, हम वो नहीं कराते। पिछली दफ़ा भी मुस्लिम लीग नून ने कराया, इस बार फिर मुस्लिम लीग नून ने कराया। जितने सेंसस अब पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने कराए हैं, तो ये खराबियाँ वहाँ से पैदा होती हैं। अब इलेक्शन सर पे आ गया, वो सेंसस आ गया, अब 5 साल आपको जब तक सेंसस के इलेक्शन इसके मुताबिक ख़त्म हो गए, अगला सेंसस आ जाएगा। पता नहीं किस सूबे की सीटें बढ़ी हैं, किसी की कम हुई हैं, सारी हल्का बंदियाँ तब्दील हो जाएंगी। पिछली दफ़ा ये हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, वो नए सेंसस पे इलेक्शन हुए थे। लेकिन उसमें भी एतराज़ात जो हैं वो MQM के काफ़ी थे। आपको याद है उन्होंने कहा था कि जी सही हमें काउंट नहीं किया, कराची की आबादी प्रॉपर नहीं दिखाई। वो सारी बातें उस वक्त हमने खुद चेक की थी, कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं था, यकीन ना होने के बराबर फ़र्क था। जो स्टेटिस्टिकल एरर्स होते हैं उनके अंदर था। उस इलेक्शन में जो खराबी पैदा हुई, जिस तरह हल्का बंदियाँ की गई, जिस तरह उसकी मोड़, वो बहुत बड़ी तब्दीली थी। मेरे हल्के में वो जगह जो पिछले 50 साल से हल्के के अंदर थी, वो निकाल कर किसी और हल्के में लगाई गई, और उस हल्के की जो इलाके थे वो इधर लगाए गए, और मेरा हल्का 5 तहसीलों पर मुश्तमिल कर दिया गया। तो ये इस तरह इलेक्शन में मैनिपुलेशन हुई। अच्छा, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि अगर आपने नई हल्का बंदियों पे कराने हैं इलेक्शन तो हमें 4 महीने चाहिए। मैं गुज़िश्ता दिन फारूक सत्तार साहब को सुन रही थी, उन्होंने कहा जी चलें कोई बात नहीं, मतलब ये अगर आप 2 महीने 1.5 महीना और आगे कर दें, 1 महीना आगे कर दें, कुछ इलेक्शन कमीशन जो है वो पीछे आ जाए, कुछ हुकूमत जो है वो आगे चली जाए, मतलब उसमें करवाने को तो किए जा सकते हैं। तो 3-4 महीने अगर वेट कर लें तो क्या अच्छी रवायत नहीं होगी। अच्छी रवायत नहीं होगी। 3-4 देखें, 3 महीने आपको वैसे भी मिल सकते हैं, और 1 महीना रहता है, अभी से काम शुरू कर लें। तो फिर विल नहीं है जी, विल नहीं है। मुझे नहीं पता विल है या नहीं है, ये वही जानते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने, मतलब मार्च से हम ये नहीं, लेकिन मार्च से हम ये सुन रहे हैं कि जी सेंसस हो रहा है, सेंसस हो रहा है, सेंसस हो रहा है, और वो सेंसस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, तो फिर आप फिर नहीं है, तो कंप्लीट नहीं है तो फिर आप पुरानी हल्काबंदी पे सेंसस पे कराना पड़ेगा, पुरानी हल्काबंदियाँ ही रखनी पड़ेंगी। नहीं, लेकिन उसमें अब मैं वही पूछ रही हूँ कि अगर वो कह रहे हैं कि जी 4 महीने चाहिए, 3 महीने तो मिल गए हैं, तो इसका मतलब इट इज़ डूएबल। अगर करना चाहें, इलेक्शन कमीशन कह रही है जी 4 महीने में चाहिए, अगर और मजीद 4 महीने चाहिए। 3 महीने तो लग रहा है कि क्योंकि आप तहलील जो है वो जल्दी होने वाली है, 3 महीने तो वैसे ही मिल जाएंगे। जी 3 महीने मिल जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर, लेकिन पहले इलेक्शन भी तो होने चाहिए ना, यानी उनके रिजल्ट भी अप्रूव करने हैं आपने। पहले इलेक्शन भी होने चाहिए जी, सॉरी सेंसस जो है उसके रिजल्ट आपने अप्रूव करवाने हैं ना, अप्रूव करेंगे तो नई हल्काबंदियाँ बनेंगी। तो सूबाई हुकूमतें भी नहीं है इस वक्त 2 सूबों में, टेढ़ा काम है, पुराने भी करा ले बेहतर है, ताकि भाम पैदा ना हो। क्योंकि काफ़ी बहुत मैसिव चेंजेस आ जाएंगी। अगर एक सीट भी एक सूबे से दूसरे में चली जाए ना, तो दो सूबों की तमाम सीटें तकरीबन इफेक्ट हो जाती हैं। अच्छा, इस वक्त राना सनाउल्लाह भी जो है वो यही बात कर रहे हैं जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन इत्तेहादी जो हैं उनको कोई और जो है वो उनको और कोई परसेप्शन जो है वो लगता है नज़र आ रही है। क्योंकि फारूक सत्तार साहब ये कह रहे थे कि मैं ये क्यों कहूँ कि अगर पुरानी मरदमशुमारी पे हुआ तो हमारा क्या रद्द अमल होगा, क्योंकि मुझे तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम देख रहे हैं, हमने भी अनाउंसमेंट नहीं की कि पुरानी मरदमशुमारी पे जो है वो इलेक्शन होंगे, तो आई एम स्टिल होपफुल। तो प्राइम मिनिस्टर वाई इज ही कीपिंग देम इन द डार्क? देखिए, जो एतराज़ात थे वो ज़्यादा हल्का बंदियों पे थे, वो सेंसस पे नहीं थे। सेंसस के जो इफेक्ट्स आए वो ज़्यादा पंजाब में आए, बाकी सूबों ने गेन किया था। लेकिन MQM तो ये कहती है कि हमारी सीटें कम हुई हैं, हम तो जो है हमें कम गिना गया है, कराची को जो है वो कम गिना गया है। MQM तो कहती है हमने सफ़र किया है इस पर, इसी वजह से तो वो बकौल के PTI के साथ उस वक्त भी ये उठाई गई थी, और इसको बिल्कुल मैंने कहा एग्जामिन किया था। हमें कोई जो स्टेटिस्टिकल एरर है उससे बाहर बात नज़र नहीं आई कि कराची की आबादी कम काउंट की गई हो उन पिछले सेंसस में, जो 2017 का सेंसस था। वो आज भी एग्जामिन किया जा सकता है। उसमें कोई 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से काउंटिंग हुई थी, और दोनों को जब किया गया, कंपेयर किया गया, तो बिल्कुल ना होने के बराबर फ़र्क था। उस सेंसस की गलती ये थी कि इलेक्ट्रॉनिकली उसको मेजर नहीं किया गया, यानी
الیکٹرانک ٹولز استعمال نہیں کیے گئے، آپ نے وہی پینسل کاغذ سے آپ نے کیا، تو وہ ریکارڈ بھی موجود ہے. میں کم از کم اس کے رزلٹ سے مطمئن تھا، اس سینسس کے رزلٹ سے. تو اب اس کا مطلب کہ اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے، پرائم منسٹر آپ کو لگ رہا ہے اناؤنس کر دیں گے کہ پرانی مردم شماری پر ہی جو ہے وہ الیکشن ہوگا؟ نہیں، یہ ان کا اختیار نہیں ہے. وہ ان کا اختیار صرف الیکشن سینسس کے رزلٹس منظور کرنے کی حد تک ہے. الیکشن کیسے ہوں گے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا. لیکن اگین جو اس وقت سب دیکھ رہے ہیں وہ تو پرائم منسٹر کی طرف دیکھ رہے ہیں، جو اتحادی ہیں آپ کے. فاروق ستار اس وقت پرائم منسٹر کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں پرائم منسٹر، کیونکہ پرائم منسٹر نے مجھے کیٹیگوریکلی نہیں کہا ہے، اس لیے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اپنا اگلا لائے عمل کیوں دوں اس وقت. نہیں، وہ تو یہی بات کر رہے ہوں گے کہ الیکشن کے رزلٹس اپروو کرنے یا نہیں کرنے. نہیں، وہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے ابھی تک پرائم منسٹر کی جو وزراء ہیں وہ جو مرضی بات کریں، پرائم منسٹر نے مجھے کہا ہے کہ ہم نے ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے. کیا بات؟ کہ ہم نے سینسس پہ جو ہے، جو پرانا سینسس ہے اس پہ جو ہے وہ کرانے ہیں الیکشنز. نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، نئے سینسس پہ الیکشن صرف اس وقت ہو سکتے ہیں جب آپ سینسس کو کابینہ منظور کر دے گی کہ یہ سینسس درست ہوا ہے، ورنہ پرانے پہ ہی رہیں گے. یہ آپ منظور بھی کر دیں تو اس میں بھی بہام ہے کہ کیا الیکشن کمیشن پابند ہے نئے سینسس کے مطابق الیکشن کرانے کا، یا وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اب تو وقت نہیں ہے نئے سینسس کے مطابق کرنے کا، ہم پرانے پہ کرائیں گے. یہ اختیار میری نظر میں الیکشن کمیشن کے پاس ہے، یہ حکومت کے پاس نہیں ہے. چلیں اچھا، اب آگے اگر چلیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے، پراپر لیڈر آف اپوزیشن تو کوئی ہے نہیں. راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ مطلب جس قسم کے امپراپر ہے وہ مطلب وہ جب مریم نواز صاحبہ آتی ہیں تو وہ ان کے لیے ویلکم کے لیے تیار ہوتے ہیں. فیصل آباد میں لیڈر آف اپوزیشن ایسپرنٹ ہیں آپ کی پارٹی کی ٹکٹ کے، تو وہ کس قسم کے لیڈر آف اپوزیشن ہے؟ تو میں اور آپ ہم دونوں سمجھتے ہیں عزت کرنی چاہیے، یہی سیاست ہوتی ہے. جی سر، بالکل عزت کرنی چاہیے، لیکن پھر ایسپریشنز نہیں ہونی چاہیے نا کہ پارٹی کا ٹکٹ بھی مل جائے. شاید کون سی یہ MLN کا ٹکٹ مل جائے. راجہ ریاض صاحب واز این ایسپرنٹ. تو جب اس وقت ختم ہو جائیں گے لیڈر دی اپوزیشن، وہ پھر جو اگر کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑ سکتے ہیں. سر آپ فری ہیں ویسے سیاست میں، لیکن مجھے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہاں پر میرے وزراء تھے آخری دن تک، جب الیکشن آیا تو کسی اور پارٹی سے لڑ رہے تھے. ویسی کوئی ہم نے کبات نہیں سمجھتے. کبات نہیں ہے، ہماری سیاست میں سب جائز ہے. لیکن ہماری سیاست میں چلے سب جائز ہے، لیکن جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا، لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس جو بنائیں گے، اگین آپ کو شاید وہ نہ لگ رہا ہو، کچھ عجیب نہ لگ رہا ہو، راجہ ریاض اور پرائم منسٹر مل کر جو ہے وہ نام تجویز کریں گے. ان پہ اگر کنسنسس ہو جاتا ہے جو بھی ہے تو کریڈیبلٹی ان کی کیا رہے گی؟ کیپنگ ان مائنڈ راجہ ریاض صاحب کو لیڈر آف اپوزیشن نہیں مانا جاتا، وہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے. تو پی ٹی آئی نہیں مانتی. پی ٹی آئی کے بیٹھتی نا اسمبلی میں، وہ لیڈر آف اپوزیشن، ان کا لیڈر آف اپوزیشن ہوتا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک الیکشن میں جا رہے ہیں، آپ الیکشن یو گوئنگ ٹو ابھی نہیں، پھر کس سے مشورہ کر کے بنائیں؟ میں تو صرف یہ پوچھ رہی ہوں اگلا جو سیٹ اپ آئے گا یا جو الیکشن جس نے کرانا ہے اس سیٹ اپ کی سینکٹٹی کیا ہوگی؟ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہم ہر دفعہ کرتے ہیں جی وہ الیکشن کمیشن نے کروانا ہے. الیکشن کمشنر چیف الیکشن کمیشنر ہیں، وہ لگائے گئے ہیں، پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، ان کے طرف سے نام آیا تھا. سر کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے فری ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروانے ہیں نا سر؟ نہیں کروانے. نہیں، اچھا نہیں کروانے. یہ کام آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کا ہے. تو سر انہوں نے فیسیلیٹیٹ، انہوں نے حکومت، ہاں ان کا کام ہے ان کی مدد کرنا صاف شفاف آئین کے تحت. ہاں اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر وہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی اس سیٹ اپ کی جس لیڈر آف اپوزیشن پہ آلریڈی جو ہے وہ تحفظات ہیں؟ تو آگے سینکٹی کیا رہ جائے گی؟ تحفظات ہیں تو پھر آ کے بات کریں، آ کے جس کو تحفظات ہیں. ایسے تو آپ تحفظات نہیں کر سکتے نا. راجہ ریاض کوئی عام آدمی نہیں ہے، پچھلے 40 سال سے سیاست میں ہے. پنجاب میں لیڈر آف اپوزیشن رہا ہے، یہاں بھی لیڈر آف اپوزیشن ہے. کیا آپ ابھی سے کیا فورسی کر رہے ہیں جو الیکشن اس سیٹ اپ کے تحت ہوں گے ان کی کریڈیبلٹی لوگ مانیں گے، کہیں گے ہاں یہ بہت اچھا فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا ہے، اچھا الیکشن ہوا ہے؟ یہ تو الیکشن کے کنڈکٹ پہ ہے نا. پچھلے جو الیکشن تھے وہ بالکل چوری کیے گئے تھے اور بڑے دھڑلے سے چوری کیے گئے تھے. پری الیکشن ریگنگ، الیکشن ڈے ریگنگ، پوسٹ الیکشن ریگنگ، سب اس کے اندر شامل تھا. اب مجھے امید ہے کہ ملک میں شفاف الیکشن ہوں گے، میں تو امید ہی کر سکتا ہوں. نہیں ہوگے تو پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا.
सर आपको वाकई उम्मीद है कि मैं उम्मीद तो कर सकता हूं ना। आप उम्मीद कर सकते हैं, नाउम्मीदी कुफर है, लेकिन एनालिसिस आपका क्या कहता है? फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट होंगे? अल्लाह करे जी, वरना वो नहीं, वो सैंक्टिटी नहीं रहती, क्रेडिबिलिटी हुकूमत की नहीं रहती जो भी बनती है। ये आखिरी वक्त तक ये आप पे बात रहती है, ये मनफी असरात होते हैं इन बातों के। इलेक्शन अवाम की राय है, जो भी वो करते हैं चलने दें। लेकिन अगेन अभी जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, क्या आपको लगता है कि ठीक है पीटीआई टूट फूट का इस वक्त शिकार नज़र आ रही है, लेकिन जो भी पीटीआई होगी, जो भी अगर पीटीआई जो है वो इलेक्शन का हिस्सा होती है, क्योंकि इस पर भी बहुत बड़ा अगर ये कहा जा रहा है कि शायद कोई बैन की भी बातें हो रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि जी चेयरमैन पीटीआई जो है वो इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन एक डिसएनफ्रेंचाइजमेंट तो होगी ना जो उनका वोटर सपोर्टर है उसकी। इस दफ़ा मियां नवाज शरीफ इलेक्शन के हिस्सा थे नहीं? क्या उनको इलेक्शन के दौरान तारीख पीछे करके कन्विट किया गया था या नहीं किया गया था? मैं उस खराबी को माने ना, आज सारे अभी तो कुछ हुआ नहीं है ना, मैं 2 खराबियां दुरुस्त नहीं करेंगी उस खराबी को, लेकिन हमें कम से कम एहसास होना चाहिए ना। आपका मौक़िफ़ हो सकता है पार्टी में या आपकी जो लीडरशिप है वो तो कहती है पलड़े जो हैं वो बराबर होने चाहिए, तो उन पलड़ों में तो इमरान खान साहब जेल में जाएंगे, इलेक्शन से आउट होंगे, तब पलड़े जो हैं बराबर होंगे। ठीक है, वो एक राय हो सकती है, मैं उस राय से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। एक अगर खराबी हुई है तो दूसरी खराबी करने से वो दुरुस्त नहीं होगी, लेकिन कम से कम हमें उस खराबी का एतराफ़ तो आज करना चाहिए ना। मैं किसी से सुनना चाहता हूँ कि हमने ये गलत काम किए हैं सर, लेकिन वो तो आप ट्रूथ कमीशन जब आपको भी बनाएंगे तो फिर शायद उसमें से कुछ नहीं, ट्रूथ कमीशन की जरूरत नहीं है। उस केस की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे थे। जो फैसले 2028 आने लगी है, 28 जुलाई 2017 की जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ने किया था। आप सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करें, अपने गिरबान में झांक कर देखें कि क्या ये बातें दुरुस्त थी या नहीं थी, क्योंकि इन सब बातों का असर हुआ है मुल्क की सियासत पर, मुल्क की मईशत पर, मुल्क की हालात पर। लेकिन उसमें माजरत के साथ उसमें आप लोगों का भी कसूर है कि आज जजेस की अगर बात हो रही है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो आप लोगों के पास अभी टाइम था, आपको इस तरह के लॉ जो है वो ले आए कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बात सब करते हैं, आप किसकी की है इस मुल्क में? आप नहीं होगी ना, जजेस की करेंगे। तो मैं अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक जो फैसले आपके सामने हैं, आप सब पढ़े लिखे जज हैं, इस मुल्क के क्या असरात हुए उस फैसले के, क्या वो दुरुस्त फैसला था? आप कह दे यार दुरुस्त था तो बस ठीक है, हम मान लेते। ये तारीख उस फैसले को कबूल नहीं करती, अवाम कबूल नहीं करते, कानून की तारीख ऐसा वो नहीं बनता। बट इट इज़ अ पॉलिटिकल विशियस साइकिल कि एक चीज़ जो चलती है, जिस तरह भी आपने कहा, अभी नैब की बात कर रहे थे कि हाँ ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि अपोनेंट की विक्टिमाइजेशन हो, तो ये होता हुआ नज़र तो आ रहा है ना, ये हो सकता है। आपको लगता है इमरान खान इस इलेक्शन में होंगे, चेयरमैन पीटीआई इस इलेक्शन में होंगे आने वाले में? मुझे क्या पता, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं, लड़ना तो चाहते हैं, उनके खिलाफ कोई केस बन जाता है, नहीं बनता है, कन्विक्शन होती है, नहीं होती, मैं तो उनको इलेक्शन से बाहर नहीं रख सकता ना। सर आपकी असेसमेंट क्या है? मैं ये असेसमेंट नहीं, ये स्पेकुलेशन है। चलें आपकी स्पेकुलेशन, मैं उसका ऐसा नहीं बनता कभी। तो एनालिसिस है, ये तो कोई एनालिसिस नहीं है। एनालिसिस रैशनल होता है, लॉजिकल होता है, ये कोई लॉजिकल हाइपोथेटिकल बातें मैं नहीं करता, मैं स्पेकुलेट भी नहीं करता, ना हाइपोथेटिकल बातें करता हूँ, ये हमारा काम नहीं है। ऑन द बेसिस ये गॉसिप है। ये गॉसिप कैसे? आपकी पार्टी कह रही है इतने ज्यादा केसेस जो हैं, इतने शवाहिद मौजूद हैं इनके खिलाफ, तो व्हिच मींस और इलेक्शन से पहले बात हो रही है, हुकूमत मौजूद है, ये हुकूमत नहीं, इंटरिम गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट करे। अगर शवाहिद हैं तो शवाहिद से कुछ नहीं बनता, आपको प्रोसिक्यूट करना पड़ता है, आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आप अदालत जाते हैं, वहाँ पेश करते हैं चालान, वो आपको फर्द जुर्म आयद करती है, फिर ट्रायल होता है। आप उस वक्त तक इनोसेंट हैं जब तक आप पे फैसला नहीं होता, आप कन्विक्ट नहीं होते। ये निज़ाम है। बहरहाल हम उसमें यकीन नहीं करते, हम तो किसी पे इल्ज़ाम लगा दें, कहते बड़ा करप्ट आदमी है। सर फिर यही हो रहा है, फिर जो आप बात करें किसी पे इल्ज़ाम लगा दें, ज़ाब्ता तराशी वाले जो केसेस हैं, ये फिर मीडिया की जीनत तक केसेस हैं, ये मीडिया ट्रायल तक की केसेस हैं, क्योंकि वाकई अगर इतने शवाहिद होते हैं जैसे आप कह रहे हैं, प्रोसिक्यूट करना ज़रूरी है। अब साइफर की बात हो रही है, उसमें अगर इतने शवाहिद और इतनी देर से मौजूद हैं तो अभी तक प्रोसिक्यूट उनको करना है, कोई प्रोसेस तो स्टार्ट होना चाहिए। प्रोसिक्यूट करना चाहिए जी, बिल्कुल प्रोसिक्यूट करना चाहिए। इसका मतलब कि एविडेंस वीक है, उसके बगैर इस एविडेंस की कोई फायदा नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। अब दुनिया का सारा एविडेंस इकट्ठा कर ले। हुकूमत करना नहीं चाहती या कर नहीं पा रही? मुझे इस बात, मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ, मुझे इसका इल्म नहीं है।
मुझे इसमें कोई ना किसी ने बताया है, ना कभी ये गुफ्तगू हुई है किसी फोरम पर, मेरे सामने कम से कम नहीं हुई। आपके सामने किसी फोरम पे कोई नहीं, मैं कभी बात सुनी नहीं है। मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, मैं काम एमएनए हूँ, तो कम से कम हमें ब्रीफ नहीं किया गया। सर, आप मुल्क के वज़ीर आज़म, फॉर्मर वज़ीर आज़म रहे, उनके पास बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आती भी है, एक्सचेंज भी आज आपने सोचा हुआ किसी सवाल का जवाब नहीं मुझे बताए ना, आप लोग साबिक वज़ीर ऐसे कहते हैं। आप और मैं और आप एक ही उसमें हैं, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है उतनी आप यकीन करें शायद मेरी कम हो। I find that very hard to swallow, but चलिए on that note I'll take a short break से वापस आती हूँ तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करूँगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शाहिद खाका नवाज साहब, आज PMLN ने 5 रुकनी कमेटी भी बनाई है जो नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुतल्लिक जो है चीज़ें देखेगी। तो वैसे बाय द वे कब आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब वापस? मतलब सितंबर में जब कुछ चेंजेस आ जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद आएंगे, या इमरान खान साहब का इंतज़ार कर रहे हैं? उस बात का इससे ताल्लुक़ नहीं है मेरे ख्याल में। पार्टी को तैयारी करनी है और डेट का मुझे कोई इल्म नहीं है, ना ही कोई डिसाइड हुई है। मैंने आज भी जावेद लतीफ़ साहब से पूछा था, ये शोबा उनके पास है, उन्होंने कहा नहीं ये कि डेट का, उन्होंने कहा मेरे पास कोई डेट नहीं है। मैं ये पहले उनके पास डेट्स आ रही थी लेकिन आप डेट देते रहे। जी जी, इसीलिए कह रही हूँ। जी जी, उन्होंने कहा है कि मेरे पास आज कोई डेट नहीं है, कल फिर चेक कर ले, कल शायद डेट आ सकती है। मैं उन्होंने कहा फिर आप बाद में पूछना, आज तो आप तो खुद भी मिलके आए हैं तो आपने नहीं पूछा? नहीं, मैंने नहीं पूछा। ये मेरी गुफ्तगू का हिस्सा नहीं था, ये फैसला उनका या उनके डॉक्टर्स का है, ये और कोई ये फैसला नहीं कर सकता। बिल्कुल वो ट्रैवल करते हैं, वो जाते हैं, लेकिन मुस्तकिल किसी जगह जाके रहना, वो अगर इलाज मुकम्मल ना हुआ हो, जहाँ तक मेरी नॉलेज इलाज मुकम्मल नहीं हुआ, ये फैसला वही करेंगे कि इलाज ना कराएं और आ जाएं। अच्छा, अभी भी इलाज हो रहा है? जी। अच्छा, चले। और इलाज अभी इतना लंबा है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते और पाकिस्तान नहीं आ सकते, या कुछ? नहीं, ट्रैवल करके पाकिस्तान ज़रूर आ सकते होंगे, अगर दुबई आ सकते हैं, लेकिन यहाँ आकर रह नहीं सकते, उनको वापस जाना पड़ेगा। डॉक्टर्स ने गारंटी देनी है, किसी और ने गारंटी देनी है? नहीं, गारंटी किसी ने नहीं देनी, ये उनका फैसला है। या डॉक्टर्स इजाज़त दे सकते हैं, या वो खुद कहेंगे मैं इलाज मुकम्मल नहीं कराता, मैं आ जाता हूँ। ये 2 तरीके हैं। अच्छा, चलिए ये बताएं कि इलेक्शन से पहले आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, चलिए इलेक्शन बता दें, टाइम पे हो रहे हैं। ये उनका फैसला है। इलेक्शन टाइम पे हो रहे हैं? इलेक्शन बिल्कुल टाइम पे होने चाहिए, लेकिन हो रहे हैं सर? नहीं, मुझे क्या पता जी, मैं तो नहीं, आप तो एक आम पाकिस्तानी मेरी तरह, मेरी एक आम शहरी हैं। हाँ, मैं इन बातों में ज़्यादा टाइम वक्त सर्फ ही नहीं करता हूँ, क्योंकि आइन है, आइन के मुताबिक 60 से 90 दिन में होने हैं, तो वो मैक्सिमम जो तारीख है वो 10-11 नवंबर तक जाती है, उससे आगे नहीं जा सकती। मार्च तक तो नहीं जा रही? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, उससे क्या हासिल होगा। मैं वही कह रहा हूँ, आप मार्च जाके क्या करेंगे? तो इलेक्शन आपको 60 या 90 दिन में नजर आ रहे हैं? अब तो थोड़े दिन ही रह गए हैं, 12 को। हाँ बिल्कुल, 12 को वो खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है वो अनाउंसमेंट आ जाएगी, क्योंकि ये आ रहा है कि असेंबलियाँ वक्त से थोड़े दिन पहले तहलील जो है वो हो जाएंगी। जी, ये सोच है कि उससे इलेक्शन कमीशन को थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हों तो वो कवर हो जाएंगी। ये बेहतर तरीका होगा, बेशक एक दिन पहले ही कर दें, ताकि इलेक्शन कमीशन को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए, थोड़ा मौसम भी बेहतर हो जाएगा। फिर मौसम तो ये अब कहा जा रहा है जी अक्टूबर में बहुत गर्मी होती है, अक्टूबर ना कराएं, हमने तो नवंबर आ गया ना जी। अच्छा, चलें, जब अक्टूबर आ गया तो चले नवंबर भी, तो दिसंबर में करा लें, थोड़ा सा और आगे कर। नहीं, नवंबर तक आप लीगली, जहाँ तक लीगली जा सकते हैं उससे आगे ना जाएं। पाकिस्तान में जुलाई में भी इलेक्शन हुए हैं, मई में भी और जनवरी में भी हुए हैं, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। रमज़ान शरीफ में भी हुए हैं, 97 का इलेक्शन रमज़ान शरीफ में था। अच्छा सर, तो जो इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए जो नाम कुछ चल रहे हैं, चहमगोइयाँ हो रही हैं, उसमें से कोई अगर आपकी नज़र से उस तरह गुजरा हो? सब मैं चहमगोई ऐसा नहीं बनता जी, ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म और
शहबाज शरीफ साहब का और राजा रियाज साहब का। बिल्कुल, राजा रियाज साहब का तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन टेक्नोक्रेट सेटअप होने चाहिए या पॉलिटिकल होना चाहिए? जिस तरह कुछ अब ये केयर टेकर सेटअप है, उनका बड़ा लिमिटेड मैंडेट होता है, इख्तियारात उनके पास होते हैं। जो नकवी साहब का तो लगता है कि बिल्कुल लिमिटेड जो है वो इख्तियारात नहीं है, सब कुछ हो रहा है सवाए इलेक्शन के, तो लिमिटेड इलेक्शन वो नहीं करवाते, उनका काम है सूबे को चलाना, सूबे में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना। इतनी देर नहीं, तो जब तक अगला सेटअप नहीं, इलेक्शन नहीं होंगे, वो वहाँ पर रहेंगे। मैं ये कह रही हूँ महदूद नहीं है ना अब तो वो नहीं, महदूद नहीं होता। केयर टेकर सेटअप जब बन जाता है वो उस दिन छोड़ता है जब अगला इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ओथ लेता है। इलेक्शन होंगे तो उसके बाद इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर आएगा। ये तो नहीं होगा कि इलेक्शन होंगे तो अगला प्राइम मिनिस्टर आएगा, वो भी जी ऐसे ही होता है केयर टेकर सेटअप। इसीलिए पूछ रही हूँ टेक्नोक्रेट सेटअप का आपको लगता है कि अगर आता है? नहीं, टेक्नोक्रेट सेटअप यहाँ कोई टेक्नोक्रेट सेटअप की कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है। आप जिसको मर्जी जो इस बात पे एग्री करेंगे, शहबाज साहब और राजा रियाज साहब वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो अपनी काबीना बना लेगा। वो टेक्नोक्रेट रखे जिसको मर्जी रखे। जरदारी साहब की कितनी इनपुट है? नहीं, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है तो सब मिलकर ही फैसला करेंगे, कोई एक जमात तो नहीं कर पाएगी, लेकिन आपस में इनपुट होगी। जब 2018 में बने थे तो मैं और खुर्शीद शाह साहब मेरे पास आए थे, तो तकरीबन 5 मिनट में फैसला हो गया था। उनके पास भी मैंडेट था अपनी जमात का, मेरे पास भी कोलिशन गवर्नमेंट थी हमारी, उसका मैंडेट था, उनके पास अपोजिशन का था। एक बेहतर फैसला हो गया, किसी ने तनकीद नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं हुई। इलेक्शन चोरी हो गया, अब ये कह सकते हैं हमारा फैसला तो नहीं था। इसलिए बातें बड़ी पेचीदा है। आपने कहा उस पर आप तबसरा नहीं करेंगे कि आपको इमरान खान साहब या जो मैं तबसरा मैं करने को तैयार हूँ, मैं स्पेकुलेट करने को, मैं क्या सारा ही भी तैयार हूँ। किस बात पे तबसरा कर ले? अगले सेटअप में चेयरमैन पीटीआई या उनकी पार्टी आपको पार्लियामेंट का हिस्सा अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीतेंगे तो बिल्कुल हिस्सा बनेंगे, नहीं लड़ेंगे तो फिर मेरा कसूर नहीं है। अभी भी वो इस असेंबली से भागे हुए हैं, बैठे रहते। अगर मगर क्या है? नहीं, अगर नहीं, मैं वही, अगर वो क्यों लड़ेंगे? वो तो लड़ना इलेक्शन ना लड़े फिर मैं क्या करूँ? तो लड़ना चाहते हैं, लड़े ना। किसने रोका है? मैंने तो नहीं रोका। ना कोई ऐसे आसार है कि रोक रहा है उनको इलेक्शन से? कोई आसार नहीं सर। नहीं, जो एकदम से अभी रूनुमा हुए हैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो भी कोई आसार, वो कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी आ गए, उन्होंने कह दिया ये खराबी हुई है हमारी हुकूमत। उन्होंने कहा मैं पेशावर में जो है वो एंजॉय कर रहा था अपने दोस्त के घर। पेशावर अच्छी जगह है, पेशावर में क्या मसला है? अब मैं वापस आ गया हूँ, तो अब मुझे एकदम से आई सीन द लाइट और मुझे याद आ गया कि मैंने 190 मिलियन पाउंड्स में भी बताना था, और मैंने बाकी चीजें भी जो होता है आदमी के बस ज़मीर जाग जाता है। हाँ, ज़मीर जाग जाता है, आप आ जाते हैं। ठीक, ये होता रहा है, पूरी हमारी तारीख है 75 साल की। लेकिन उसके बाद से फिर वो डार साहब जैसा चेंज ऑफ हार्ट भी फिर बाद में आता है, जो बताया जाता है कि ये किस तरह लिखवाया गया और किस तरह करवाया गया। चले एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गिरफ्तार हुए, बड़ा फर्क है दोनों में। मुझे प्रोग्राम क्लोज करना, शायद खाकान अब्बासी साहब, नॉट द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आज हमारे सामने एक आम शहरी के तौर पर, आम शहरी बिल्कुल, आज आपने पूरी ये कहावत शुरू कर दी ना। We'll have to close today's program. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.